अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पिछले साल एक चैनल था भारत का, उस पे मैं इनवाइटेड था और पाकिस्तान आर्मी के बारे में जब बात निकली तो मैंने पाकिस्तान आर्मी की वो जो परंपरा है पतलून उतारने की, तो मैंने भी इनकी पतलून उतारी। तो उस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान थी, मेहर ताड़ड़। ये मेहर ताड़ड़ है ना, शशि कपूर जी के हवाले से, जब शशि कपूर जी की वाइफ का देहांत हुआ था तो उस वक्त इनका नाम काफ़ी आया था और मेरे सामने भी यही एक इनका इंट्रोडक्शन था। बाकी तो मैं समझ जानता था कि शी इज़ ए जर्नलिस्ट। तो उन्होंने बड़ा हंगामा मचाया कि ये किस आदमी को आप लेके आए हैं, ये पाकिस्तान आर्मी की बेइज्जती कर रहा है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ये और वो उन्होंने वॉकआउट कर लिया। तो मैंने बेइज्जती नहीं की थी, मैंने सच बोला था। और अब तो हर आदमी पाकिस्तान में सच बोल रहा है। और मेहर ताड़ड़ इमरान खान की बड़ी चमची थी, और अब ये है कि अब इमरान खान के लोग भी आर्मी को गालियां दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो वही लोग दे रहे हैं, तो उनको शायद अक्ल आ गई होगी। काफ़ी उस पर फिर लोगों ने, सुमित पीर जी भी थे उसमें, तो लोगों ने काफ़ी बाद में ट्विटर पे इसका काफ़ी वावेला मचा था कि देखो ये इस तरह। तो मसला ये है कि भारत के एक बहुत बड़े टीवी चैनल ने जब पहली बार मुझे बुलाया ना, तो दो पाकिस्तानी बैठे थे, एक पाकिस्तानी था और एक मैं पाकिस्तानी, और दो इंडियन बैठे थे। तो प्लान ये होता है कि ये दो इंडियन पाकिस्तानियों को गालियां देंगे, पाकिस्तानी इंडियन को गालियां देंगे। अब जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैं तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी एज सच सपोर्ट नहीं कर सकता पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू को, क्योंकि साले गलत हैं, टेररिस्ट हैं, टेररिज्म करते हैं, दूसरे मुल्कों को ऊपर हमला करते हैं और इस तरह की चीज़ें, अपने बंदों को मारते हैं। तो मैंने भी फिर पाकिस्तान आर्मी को गालियां देनी शुरू की। तो अब यहाँ से दो इंडियन और मैं, और वहाँ से एक अकेले थे पाकिस्तानी, मुझे सही से याद नहीं। तो इस प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद एंकर ने मुझे कहा कि हम तो समझे थे कि आप पाकिस्तान की अच्छाइयाँ बताओगे और बुराइयाँ करोगे। मैंने कहा भाई मैं सच बोलने आया था, मैं कोई पेड एक्टर थोड़ी हूँ जो आप मुझे अपनी मर्जी से बुलवाएंगे। तो मैं सॉरी, आपके प्लान पे नहीं उतरता। इसके बाद मुझे उस चैनल ने कभी फिर वापस नहीं बुलाया। तो एनीवे अजीज दोस्तों, 16 दिसंबर के हवाले से बात करने से पहले आखिरी एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने रखूंगा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मदरसों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो नेशनल असेंबली ने बिल पास किया था, वो प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी ने साइन करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने पहली वजह ये बताई थी, लीगल वजह, जो उस पर एतराज़ होता है ना, जो बिल इनके सामने जब साइन करने आया तो उसको उन्होंने जो लिख के जो दिया था वो ये था कि मदरसाज आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, और एजुकेशन एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो उसको फेडरल लेवल पे मैं साइन नहीं कर सकता। लेकिन बाद में उन्होंने इस पर बयान दिया है कि जो असेंबली के मेंबर हैं वो कोई भी बिल पास करते वक्त इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को नज़र में रखें। मदरसा सोसाइटी में जब रजिस्टर होता है तो उसमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होते हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं और सैंक्शंस भी लग सकती हैं। एफएटीएफ के हवाले से वो बता रहे थे। तो वाकई मसला ये है कि पाकिस्तान एक आज़ाद देश नहीं है, पाकिस्तान एक ग़ुलाम देश है, और ग़ुलाम देशों को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह की चीज़ें आएँ। मैं 16 दिसंबर के बाद कुछ ग़ुलाम देशों के हवाले से भी चीज़ें आपके सामने रखूँगा कि अज़ीज़ दोस्तों, 16 दिसंबर 1971 को भारत की फ़ौज ने पाकिस्तानी फ़ौज को बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त दी। रिकॉर्डेड हिस्ट्री में दुनिया में किसी फ़ौज ने इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़े नंबर्स में सरेंडर नहीं किया जितना पाकिस्तान की बहादुर पंजाबी फ़ौज ने। 93,000 फ़ौजी ने पतलूनें उतारी और सरेंडर किया। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की फ़ौज इसके बाद कभी भी ओपन वार की तरफ सोच भी नहीं सकी। इससे पहले भी उन्होंने कभी ओपन वार का नहीं किया। 65 में भी ऑपरेशन जिब्राल्टर के ज़रिए उन्होंने एक टेररिस्ट एक्ट किया था, जिसकी बुनियाद पे फिर जंग शुरू हुई थी। और 71 में भी इन्होंने जो अपने पाकिस्तानी मुसलमान बंगालियों को मारना शुरू किया। हिंदू बंगाली ज़्यादा मारे थे, लेकिन बहरहाल मुसलमान भी बचे नहीं थे। तो जब मारना उनको शुरू किया तो फिर बाकायदा जब जेनोसाइड हो गया, औरतों की रेप होने लगे, तो फिर
भारत को बीच में आना पड़ा और भारत ने पाकिस्तानी आर्मी को सबक सिखाया। मैं बात करने का मकसद ये था कि मैं देख रहा था कि कुछ बंगाली एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम जो कि अपनी औकात भूल गए हैं, वो कह रहे थे कि भारत कैसे क्रेडिट ले रहा है कि हम जीते थे, बंगाली जीते थे, हम बांग्लादेशियों ने पाकिस्तान को हराया था, भारत तो खाली सपोर्ट करने आया था। तुम बांग्लादेशियों की औकात क्या थी? तुम्हें पता है तुम्हारी मिलियंस ऑफ औरतों का रेप हो रहा था। तुम लोगों के इंटेलेक्चुअल्स ढाका यूनिवर्सिटी में सारे प्रोफेसर्स को मार दिया गया था। तुम लोग तो मर रहे थे। 1 मिलियन से ज़्यादा लोग तो भारत के वेस्ट बंगाल में आ गए थे। तुम लोग, अगर भारत ने तुम लोगों की मदद करने ना घुसता तो तुम लोग आज भी गुलाम होते, और आज जिस तरह बलोचों का, पख्तूनों का जेनोसाइड हो रहा है वैसे हो रहा होता। तुम लोगों की नस्लें ये पंजाबी फौज चेंज कर चुके होते। जनरल टिक्का खान, जनरल नियाजी जिसने सरेंडर किया था, इन लोगों ने ओपनली कहा था कि हम बंगालियों की नस्ल चेंज करना चाहते हैं, इसीलिए रेप कर रहे हैं। बाकायदा पूछा जाता था कि जवान आज तुम्हारा कितना स्कोर रहा। स्कोर रहा से मतलब कितने बंगाली औरतों को रेप किया तुमने। अपनी औकात भूल गए हो। तुम लोगों को भारत ने बचाया, और जो तुम कह रहे हो ना बंगाली लड़े थे, वो मुक्ति बाहिनियों को भी भारत ने ट्रेनिंग दी थी, भारत ने हथियार दिए थे। पूरा वेस्ट, नेटो, अमेरिका, यूरोप सब पाकिस्तान की मदद कर रहा था। पाकिस्तान ने उस जंग में जितना हथियार यूज किया ये अमेरिका और वेस्ट से खरीदा हुआ था। उस वक्त चाइना वाइना की कोई औकात नहीं थी। भारत को रशिया ने मदद की थी, लेकिन भारत वो रशिया की मदद से जंग नहीं जीता था, वो अकेला लड़ा था। लेकिन रशिया वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड भारत के। अगर अमेरिका बीच में कूदा तो फिर सोवियत यूनियन भी आएगा। बाकी जंग भारत के बहादुर फौजियों ने अकेले लड़ी थी और अकेले जीती थी। बंगालियों की औकात नहीं थी। बांग्लादेशी आज जो ये है ना पाकिस्तानी की जो मोहब्बत में मरे जा रहे हैं, उम्मा के चैंपियन बन रहे हैं, वो भूल रहे हैं कि वो शायद उनमें से कई लोग तो आज भी वो पंजाबी फौजियों का नुतफा होंगे, क्योंकि इतनी औरतों का रेप हुआ था कि उसके बाद अगर एक मिसाल है 1 मिलियन औरत का रेप हुआ था तो 1 मिलियन बच्चा तो फिर पैदा हुआ होगा ना। तो ये भूले नहीं। इन लोगों को हिस्ट्री पता है, सब कुछ है, लेकिन आज इनको एक एजेंडे के तहत जॉर्ज सोरोस और इंटरनेशनल जो इकोसिस्टम है उसने इनको लॉन्च किया है। इनका दिन गिने जा चुके हैं। अभी बहुत बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं इस दुनिया में, क्योंकि जैसे रोमन एम्पायर थी, जैसे ब्रिटिश एम्पायर थी, जब बड़ी बड़ी एम्पायर्स का एक बदलता है ना चीफ, और वो भी ऐसा चीफ, एक तो कंटिन्यूटी चल रही थी। जॉर्ज बुश आया, फिर ओबामा आया, इससे पहले क्लिंटन आया, फिर ओबामा आया, फिर ट्रंप आया 4 साल के लिए, लेकिन कोई ऐसा सच बड़ी तब्दीलियां नहीं ला सका। फिर बाइडेन आया, ये कंटिन्यूटी ऑफ अमेरिकन डीप स्टेट थी, चल रहा था। अब जो ट्रंप इशारे दे रहा है और जो चीज़ें बता रहा है, तो मामलात इतने सीधे नहीं हैं। अब 16 दिसंबर के हवाले से मैं ये भी बता दूं कि 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल में पाकिस्तान आर्मी की डायरेक्शन पे टीटीपी के टेररिस्टों ने हमला किया और 100 से ज़्यादा बच्चों को और उनके टीचर्स को मार दिया गया। और इसके बाद उन बच्चों की माँओं को जब जर्नलिस्टों ने कहा कि आप फिक्र नहीं करें, आपके बच्चे शहीद हैं, शहीद का दर्जा बुलंद है, तो आज भी रिकॉर्ड पे हैं चीज़ें कि उन माँओं ने कहा कि हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने गए थे, जंग लड़ने नहीं गए थे। शहीद कह के हमें बेवकूफ़ ना बनाओ। शहीद होना है तो पाकिस्तान आर्मी के जवानों को होना चाहिए, वो क्यों नहीं मर रहे? वो जाएं शहीद होने के लिए, हमारे बच्चों को क्या बिगाड़ा था? तो ये बाद में तालिबान के जो सेक्टर कमांडर थे टीटीपी के, वो उन्होंने पूरा इस पर एक वीडियो प्रोग्राम दिया था कि हमें बाकायदा हिदायत दी गई थी पाकिस्तान की आईएसआई की तरफ से कि आपने ये हमला करना है, क्योंकि नवाज शरीफ की सरकार को
हिलाना था, नवाज शरीफ को चैन से सरकार नहीं चलाने दी जानी थी, क्योंकि नवाज शरीफ का एक हिसाब किताब रहा है कि वो 90 में आए, 96 में आए और फिर 2013 में आए। हर बार उन्होंने पाकिस्तान में कुछ पावर स्ट्रक्चर्स को चेंज करने की कोशिश की। 90 में जब आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि उस वक्त बड़ी मेजॉरिटी से आए थे, तो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की थी, जिससे जहांगीर करामत और इनका झगड़ा हुआ। और फिर एंड ये हुआ कि प्रेसिडेंट ने नवाज शरीफ की सरकार भी ख़त्म कर दी और जहांगीर करामत को भी रिज़ाइन करना पड़ा और मामला फिर ये हुआ। फिर 96 में जब नवाज शरीफ आए तो 96 में भी उन्होंने मुशर्रफ को हटा के अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाने की कोशिश की, जिस पे मुशर्रफ मार्शल लॉ लाया और नवाज शरीफ को जेल में डाला और बाद में सऊदीया भेजा गया। 2013 में भी अगेन उनको राहिल शरीफ के ऊपर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की गई। उस पर पाकिस्तान आर्मी ने पूरे पाकिस्तान में कई फ्रंट खोल दिए। एक तरफ तो राहिल शरीफ को अमीरुल मोमिनीन बना के राहिल शरीफ को ऐसा पेश किया जा रहा था जैसे सब कुछ शुक्रिया राहिल शरीफ, एक बाकायदा एक स्लोगन बन गया था, हर चीज़ पे शुक्रिया राहिल शरीफ हो रहा था। दूसरी तरफ इमरान खान को 126 दिन का धरना दिया गया और ये आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो हमला हुआ वो इमरान खान के लिए फेस सेविंग थी और इमरान खान को धरना ख़त्म करने के लिए फेस सेविंग दी गई। इसी तरह फिर बाजवा को लाया गया, वो भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट लाई जो कि शायद नवाज शरीफ नहीं चाहते थे और वही हुआ। बाजवा ने फिर इमरान खान को सरकार दिलवाई 2018 में। तो नवाज शरीफ हमेशा आर्मी के ऊपर हावी होने की कोशिश करते थे, इसलिए ये नवाज शरीफ का जो 2013 से 2018 का पीरियड था वो मुसलसल कुछ न कुछ कन्फ्रंटेशन चलती थी। रावलपिंडी इस्लामाबाद के इंटरचेंज पे, फैज़ाबाद पे लब्बैक से धरना दिलवाया गया। उस वक्त लब्बैक नामी कोई वजूद ही नहीं था। वो पहली बार विद इन पाकिस्तान पॉलिटिकल इस्तेमाल के लिए एक रिलीजियस ग्रुप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बनाया गया, जो कि नवाज शरीफ को नीचा दिखाने के लिए बनाया गया। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि पाकिस्तान एक आज़ाद देश नहीं है, तो वाकई ये आज़ाद देश नहीं है, इसलिए कि अमेरिका की तरफ देखते थे बाजवा और अमेरिका ने कहा कि इमरान खान को हटाओ तो इनको हटाया। इमरान खान ने कहा मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नोट कहा था इसलिए मुझे हटाया गया। आज इमरान खान और उसकी पूरी पार्टी ट्रंप की तरफ देख रहे हैं कि ट्रंप आके इमरान खान को आज़ादी भी दिलाएगा और पाकिस्तान में रेजीम चेंज कराएगा। और ट्रंप ने जो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव साउथ मतलब जो बनाया है रिचर्ड ग्रेनेल, वो पहले भी कई बार कह चुका है कि इमरान खान को छोड़ना चाहिए, पाकिस्तान की सरकार इमरान खान को आज़ाद करे। और अब वो ट्रंप के एलची बन के, ट्रंप के एम्बेसडर एट लार्ज बन के वापस इन्होंने ये कहा, इसलिए कि पाकिस्तान आर्मी का जो सबसे बड़ा स्पोक्स पर्सन है वो जियो न्यूज़ है। और जियो न्यूज़ ने खबर लगाई थी कि ट्रंप नॉमिनेट्स गे पर्सन रिचर्ड एलन एज स्पेशल एनवॉय। तो जब ये लगाया तो रिचर्ड ग्रेनेल ने फिर लगाया कि रिलीज इमरान खान और जियो न्यूज़ तुम्हें तो हम देख लेंगे। तो फ़ौरन जियो न्यूज़ को वो डिलीट करनी पड़ी खबर और अब माफ़ी तलाफ़ी पे बात आ गई। तो बॉटम लाइन ये है कि चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, छोटी पार्टियां हों या आर्मी हो, सब अमेरिका की तरफ देखते हैं। सब हम पाकिस्तान बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। मतलब आप ये देखें कि वो इमरान खान जिसको एंटी अमेरिका पोर्ट्रे किया जा रहा था, आज वो ट्रंप के आगे हाथ पांव जोड़ रहे हैं कि अब ट्रंप आके हमें वो कराएगा। ट्रंप इमरान खान को पसंद करता है, तो लेट्स सी ट्रंप आके क्या करता है। लेकिन ये है कि ये हमेशा गुलाम रहे हैं और गुलाम ही रहेंगे
अजीज दोस्तों, एंड पे मैं ये 1.5 मिनट की वीडियो असद तूर की लगा रहा हूँ। ये एक पंजाबी जर्नलिस्ट हैं और ये आपको बता रहे हैं कि पंजाबी पाकिस्तान की बर्बादी में कितना बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, इफ़ यू थिंक दैट वी आर डूइंग वेल, काइंडली कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों। तीनों के तीनों आप पंजाबी जजेस हैं और हम जानते हैं हम पंजाबी कितने इंडिपेंडेंट माइंड होते हैं। मैं खुद पंजाबी, हम जानते हैं हम कितने इंडिपेंडेंट माइंड होते हैं। हम पंजाबियों ने आज मुल्क को इस जगह पे लाया है। ये मुल्क आज आधा हम पंजाबियों की वजह से है। ये मुल्क आज इस हालत में पंजाबी जर्नल और पंजाबी जजेस की वजह से है, पंजाबी सियासतदानों की वजह से है। हम बात कर रहे हैं, हमें जस्टिस चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब खुद पंजाबी, बंदयाल जट फैमिली। मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुनीब अख्तर बेशक सिंध हाई कोर्ट से एलिवेट होकर आए हुए हैं, पंजाबी हैं, अराई हैं कास्ट के। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार आउट ऑफ टर्न इनको चौथे नंबर से एलिवेट करके लाए थे क्योंकि ये उनके मेंटोर खालिद अनवर साहब के दामाद थे। ये तो यूँ तो एलिवेशन होती हैं। फिर आप जस्टिस इजाजुल हसन लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट हुए पंजाबी जज। क्या पीछे रह गया? अब 3 पंजाबी जजेस दोबारा से मुल्क की फेट डिसाइड करेंगे। कोई बलोच जज नहीं बैठ सकता था? कोई बलूचिस्तान से आया हुआ जस्टिस कादरी फैसल, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बिठाया तो उसका हाल क्या अभी नोट में आपको पढ़ के सुनाते हैं। कोई पख्तून जज नहीं इस बेंच में बैठ सकता था? कोई सिंध का जज नहीं इस बेंच में बैठ सकता था जो सिंधी होता या उर्दू स्पीकिंग होता? क्या इस मुल्क में सिर्फ विजडम पंजाब के पास है, बाकी किसी सूबे के पास विजडम नहीं है? पख्तूनों के पास विजडम नहीं है? क्या जानवर है पख्तून, दिमाग नहीं रखते? क्या बलोचों में खुद मुख्तारी नहीं है, गैरत नहीं है, जहन नहीं रखते, ब्रेन नहीं है उनमें, दिमाग नहीं है? वो नहीं बैठ सकते थे इस बेंच के अंदर? क्या सिंध के उर्दू स्पीकिंग के अंदर से दिमाग खत्म हो गया, उनकी नस्ल खत्म हो गई है कि उनमें से कोई नहीं बैठ सकता था? क्या कोई सिंधी जज किसी अच्छी नस्ल का नहीं हो सकता कि वो अच्छा फैसला दे सकता हो, उसका विजडम ना हो? हद होगी। ये किस किस्म का